और आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखें कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक्चुअली द पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, ये हमारे पैंक्रियाज का हिस्सा है। पैंक्रियाज जिसे हम आम ज़बान में लबलबा कहते हैं, और पैंक्रियाज की अगर हम डिटेल देखें तो पैंक्रियाज वर्क करता है एज अ डुअल ग्लैंड। ये डुअल ग्लैंड के तौर पर काम करता है, यानी कि पैंक्रियाज एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड and also act as a endocrine gland. Understand? तो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस के तौर पर, तो इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट यानी कि नाली जो है मौजूद होती है, और उसी डक्ट के ज़रिए ग्लैंड जो भी सिक्रीशन खारिज करते हैं अपने टारगेटेड सेल्स तक पहुंचाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। ये जो भी सिक्रीशंस या हार्मोन्स बनाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड के ज़रिए वो हार्मोन्स अपने टारगेटेड सेल्स पर जाकर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन देखें तो ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड। डायग्रामेटिकली अगर आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊं तो हम कहते हैं कि पैंक्रियाज जो है मौजूद होता है बिलो द स्टोमिक। तो ये हमारा स्टोमिक आ गया। स्टोमिक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किसकी मौजूद है हमारे पास? पैंक्रियाज की। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज ओपन होगा कहाँ पर जाकर? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिससे ड्यूडीनम बोला जाता है। तो यहाँ देखिए कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इसमें एक पैंक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है। दैट्स वन इज पैंक्रियाटिक डक्ट। इस पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ खास किस्म के सेल्स अटैच होते हैं, और इन सेल्स का काम क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना। और पैंक्रियाटिक जूस देखिएगा कि पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट में डाल दिया जाएगा, और ये मूव करेगा कहाँ पर? ड्यूडिनम में, जहाँ पर ये फूड की क्या करेगा? मज़ीद डाइजेशन करेगा। अब क्योंकि एक्सोक्राइन का हम फंक्शन देख रहे हैं एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो हमने देखा कि इसके मखसूस जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इन्होंने पैंक्रियाटिक जूस बनाया, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए कहाँ गया? ड्यूडिनम में, और वहाँ पर फूड की मज़ीद डाइजेशन की। तो ये था इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन। अगर हम इसका एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन देखें तो याद रखिए कि पैंक्रियाज में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ख़ास किस्म के सेल्स के ग्रुप्स मौजूद होते हैं, लाइक दिस। अब ये जो हमारे पास सेल्स के ग्रुप्स हैं, इन्हें इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखिए आइलेट्स का मतलब होता है जजीरा, एंड लैंगरहैंस वो साइंटिस्ट था जिसने सेल्स के इस ग्रुप को या जजीरे को डिस्कवर किया था पहली बार, किसमें? पैंक्रियाज में। डेट्स वाई इन ख़ास किस्म के सेल्स को नाम क्या दिया गया? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। और ये सेल्स या टिश्यूज़ काम करते हैं एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये काम कर रहे हैं। ये ख़ास किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स जाकर
डायरेक्टली कहाँ ऐड हो जाते हैं, ये हार्मोन्स ऐड हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल्स में ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट आपने थॉरोली देख लिया कि हमारा जो पैंक्रियाज है ये डुअल ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम कर रहा है। अब हम इन डिटेल हम एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर इसको मज़ीद आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शंस को देखें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि जो सेल्स का ग्रुप्स होते हैं जो कि पैंक्रियाज में मौजूद हैं, इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैं इसे मेंशन करूँगा, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि पैंक्रियाज में मौजूद है, इस ग्रुप में दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। पहले को हम नाम दे रहे हैं अल्फा सेल्स का, और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं बीटा सेल्स का। तो ये जो है दो तरह के सेल्स आपके पास पैंक्रियाज में मौजूद हैं जो कि वर्क करेंगे एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो बीटा सेल है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन को, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो अल्फा सेल जो है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा ग्लूकागोन को, एंड दिस पॉइंट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम बात करें कि ये हार्मोन्स की सिक्रीशंस जो हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो याद रखिए कि हमारे इन सेल्स की सिक्रीशंस को हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में मौजूद दो हार्मोन्स, जिनमें हमारे पास TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक हमारे पास कौन सा हार्मोन है? ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स इन अल्फा और बीटा सेल्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सेल्स की सिक्रीशंस को मज़ीद हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे इस एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है। दो हार्मोन्स बताए मैंने, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH। एक्चुअली ये दोनों जो हैं हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं जो कि रिलीज़ होकर कहाँ आते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और इन सेल्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। और दूसरे नंबर पे डायरेक्टली हमारा ग्लूकोज लेवल कहाँ पर? ब्लड में। ये भी इन सेल्स की सिक्रीशंस यानी कि इन हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम अगर मज़ीद बात करें तो हम सबसे पहले बीटा सेल्स के हार्मोन जिसे इंसुलिन कहा जा रहा है, इसकी ज़रा फंक्शनिंग इन डिटेल देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसका फंक्शन ज़हन में रखना है कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम होता है डिक्रीज़ करना किसको? ग्लूकोज लेवल को इन ब्लड। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगे तो इंसुलिन उसे क्या करता है? उस ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। जबकि अगर हम बात करें ग्लूकागोन की तो ये इससे ऑपोजिट काम करता है। लिहाजा ये क्या काम करेगा? ग्लूकागोन ये इंक्रीज़ करेगा उसकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन को, और इस तरह से ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के
एंटागोनिस्टिक काम करते हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इंसुलिन को ही देख रहे हैं, तो हमने इसका फंक्शन डिस्कस कर लिया कि डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में। अब हम देखेंगे कि हाउ, क्या इसके पास ऐसा मैजिक है जिसके ज़रिए ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर सिंपली आपने ये बातें ध्यान में रखनी है कि पहले नंबर पे तो ये काम करेगा, ये डिक्रीज़ कैसे कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि ये ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को एक दूसरे के साथ जोड़कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये ग्लाइकोजन जाकर हमारे लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में स्टोर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और ये हमारे लिवर और मसल सेल्स में स्टोर हो गए, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल में कमी आना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है, ब्लड से ग्लूकोज उठा रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन में, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, और ये कन्वर्ट कर रहा है इसे लिपिड्स में। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं जी इसकी तरफ से। और तीसरा और क्या तरीक़ाकार है जी इसमें, कहते हैं कि ये हमारे लीवर और मसल सेल्स में जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। क्योंकि अगर ग्लाइकोजन जो लिवर और मसल्स में पड़ा हुआ है, अगर ये टूट जाएगा तो मज़ीद ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। लिहाजा इसने ये काम करना है कि इसने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ही रोक देना है। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है, ये क्या, ये इंक्रीज़ कर देता है सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, कि सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल करें, ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज लें और उसको इस्तेमाल करें, ताकि मज़ीद ब्लड में ग्लूकोज की क्या हो सके, कमी हो सके। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इंसुलिन के फंक्शंस के किस तरह से वो ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में डिक्रीज़ करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाद दफ़ा हमारी बॉडी में इंसुलिन की अंडर सिक्रीशंस या ओवर सिक्रीशंस, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज में प्रोड्यूस नहीं होता, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है या बहुत ही कम मिकदार में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये बॉडी में मुख्तलिफ तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि डिजीज़ पैदा करती हैं, जिनमें हमारे पास यहाँ पर मैंने दो डिजीज़ का जिक्र किया है। नंबर 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नंबर 2 हाइपरग्लाइसीमिया। स्टूडेंट याद रखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे आमतौर पर आप शुगर की बीमारी कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये बीमारी क्यों होती है, हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है अबाउट द काजेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। याद रखिए स्टूडेंट कि इसकी काजेस क्या है, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी में क्या हो, इनसफिशेंट हो, मतलब एक नॉर्मल रेंज में इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी हमारी बॉडी में पैदा हो जाएगी। अब इस बीमारी की अलामात भी कुछ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये सिम्टम्स या अलामात जिन्हें कहते हैं, ये कौन सी होंगी। सबसे पहली जो अलामत इस बीमारी की है वो देखिएगा, हाई ब्लड शुगर, यानी कि जब इंसुलिन एक नॉर्मल रेंज में बॉडी में नहीं है, इंसुलिन की कमी है, डेफिनेटली वो ग्लूकोज लेवल को भी डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से हमने यहाँ पर पढ़ लिखा हाई ब्लड शुगर, ये ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे शुगर इन यूरिन, देखिए कि ये शुगर जो ब्लड में मौजूद है, अब ब्लड जो है वो किडनी में जाता है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब
ये शुगर या ग्लूकोज फ़िल्टर होकर ये नेफ्रॉन में जाता है, तो नेफ्रॉन में ये एबिलिटी होती है कि ब्लड को एक्सेस ग्लूकोज जो आया होता है यूरिन में उसको रीअब्जॉर्ब करवा देता है। तो दोबारा से नेफ्रॉन से ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो नॉर्मल कंडीशन बताई है मैंने, लेकिन अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या शुगर आ जाएगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारे यूरिन में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये जो शुगर या ग्लूकोज है इसमें ये एबिलिटी होती है कि जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी भी मिकदार वहाँ पर बढ़ती जाएगी। जिस वजह से होगा क्या कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ज़्यादा पानी भी बॉडी से इकट्ठा हो जाएगा और ग्लूकोज और यूरिन दोनों मिलकर डाइल्यूटेड यानी कि कौन सा यूरिन बनाएंगे, पतला यूरिन बनाएंगे। और डाइल्यूटेड यूरिन की वजह से पेशेंट को बार बार जो है वो टॉयलेट में यूरिन खारिज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिन के साथ एक तो शुगर बॉडी से रिमूव हुआ और दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि एक्सेस वाटर भी पानी बॉडी से रिमूव होता गया, इसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो गई। और उसको पानी की कमी जो जिस्म में होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से ये प्रोसेस होता रहे तो ये फीटल यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ये देखिएगा कि ये सारी जो हमारे पास मैंने यहाँ पर सिम्टम्स लिखी हैं सारी इंटर रिलेट है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा तो यूरिन में भी शुगर ज़्यादा आ गया, यूरिन में शुगर ज़्यादा आया तो पानी भी ज़्यादा आ गया, ज़्यादा पानी आया तो डाइल्यूटेड यूरिन जिस्म से खारिज हुआ और डाइल्यूटेड यूरिन यानी कि पतला पेशाब पैदा होने की वजह से जिस्म में डिहाइड्रेशन का हो गया, जिस्म में डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मज़ीद क्या हुआ, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये तो कुछ सिम्टम्स जो एक दूसरे से इंटर रिलेट थी मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पर मज़ीद एक और सिम्टम की बात की गई है, इसे लिखा हुआ है हमने यहाँ पर कि इंसुलिन में कमी की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं जो कि फ़ैट बनाता है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो फ़ैट ने बनाए हैं ये हमारी बॉडी से तब ही रिमूव होते हैं जब इनके साथ वैल्यूएबल कैटाइंस क्या हों, शामिल हों। मैं आपको सिंपल सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि आम तौर पर अगर हमारी बॉडी नॉर्मल है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है, तो ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो कि कौन बनाता है, फ़ैट। ये देखिएगा फ़ैट जब टूटता है तो ये दो काम करता है, एक एनर्जी बनाएगा और दूसरा ये क्या काम कर रहा है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बना रहा है। और ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। और आम तौर पर नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि जब इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर इसका एक फंक्शन लिखा था कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो सेल में बढ़ाता है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं है तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो ठीक तरीके से नहीं होती, ग्लूकोज टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटने से एनर्जी नहीं मिलती और वो एनर्जी ना मिलने की वजह से ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होते तो ये लेस टॉक्सिक भी नहीं होते, ठीक है। ये आम कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है, एनर्जी देने की वजह से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास जब इंसुलिन इनसफिशिएंट मिकदार में प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है कि मैं दोबारा से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं ये हमारे कहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, किडनी में। और किडनी यूरिन के ज़रिए इनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं इसलिए किडनी जो है इन्हें ईजीली यूरिन के ज़रिए रिमूव नहीं कर सकता। लिहाजा फिर ये क्या करते हैं
ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अपने साथ वैल्यूएबल कीटाइंस को भी ले जाते हैं बॉडी से बाहर। वैल्यूएबल कीटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सोडियम, जिंक एट्सेट्रा। तो जब ये भी वैल्यूएबल कीटाइंस भी हमारी बॉडी से निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम या जिंक की कमी हो जाएगी, जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जब ये बॉडी से निकलेंगे तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, इवन सम टाइम पेशेंट। दूसरी अबनॉर्मैलिटी जो कि इंसुलिन की ओवर सिक्रीशंस की वजह से हो रही है, वो हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी काज क्या है। इसमें होगा ये कि डायबिटीज़ में इनसफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हुई थी और यहाँ पर एक्सेस इंसुलिन की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। अब जब एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली ये तेज़ी से हमारे ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम करता जाएगा, जिससे बॉडी में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इस कमी की वजह से मज़ीद क्या होगा कि हमारे नर्व्स और मसल्स की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें, मज़ीद इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं कि आपको जो है आपकी हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा आपको स्वेटनिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम इन डिटेल देखेंगे अबाउट द ग्लूकागॉन। तो बीटा सेल्स और इंसुलिन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इन डिटेल देखेंगे अबाउट द ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकागॉन का काम क्या है। जिस तरह से बीटा सेल का काम था इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन का काम क्या था, डिक्रीज़ करना ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक है, किसके एंटागोनिस्टिक है, ये इंसुलिन के, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। कैसे एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक मीन्स ऑपोजिट। कहते कि ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करेगा, सिंपल आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप इंसुलिन जिस तरह से ग्लूकोज की अमाउंट है उसको कम कर रहा था, तो सेम यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकागॉन ग्लूकोज की जो अमाउंट है उसको ब्लड में बढ़ाएगा। कैसे, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज किस में ऐड कर देगा, ब्लड में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, ये लिपिड को ब्रेक करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और ये भी किस में ऐड कर देगा, ब्लड में। तीसरे नंबर पे क्या काम करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और ये भी किस में ऐड हो जाएगा, ब्लड में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं ग्लूकागॉन के फंक्शंस। अब अगर हम इसकी अबनॉर्मैलिटीज़ की बात करें, अबनॉर्मैलिटीज़ तो याद रखिएगा कि ग्लूकागॉन अबनॉर्मैलिटीज़ आर रेयर, ये बहुत ही रेयर होती हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। जिस तरह आपने डायबिटीज़ मेलाइटस तो हर बंदे को सुना है कि हर तीसरे चौथे बंदे को जो है ये बीमारी होती है, लेकिन जो ग्लूकागॉन अबनॉर्मैलिटी है इसकी वजह से कोई ज़्यादा जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होते, ज़्यादा जो सीवियर डिजीज़ पैदा नहीं होती। किस तरह से, यहाँ पर सिंपल सी आपने बात ध्यान में रखनी है कि अबनॉर्मैलिटी होगी कैसे, जब बीटा सेल्स पर क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा।
बीटा सेल्स पर जब ट्यूमर बनेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ग्लूकागोन हार्मोन की प्रोडक्शन ब्लड में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो ये वापस किसको डैमेज करेगा, ये अल्फा सेल्स को डैमेज करेगा, जिससे ग्लूकागोन की सेक्रीशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो डेट्स वाई इससे हम क्या कहते हैं कि ये अबनॉर्मैलिटीज़ क्या है, रेयर है और ये ज़्यादा जो है सेवेयर नहीं है, ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक।